सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने 16 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला कर लिया है। साइट मेट्रोविल UC 4 में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने 16 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला किया है। साइट मेट्रोविल UC 4 में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा दीगर इलाके हैं जहां पर कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, उन्हें भी बंद किया जाएगा। कराची के जिला गरबी में मलीर और कोरंगी के बाद सेंट्रल और ईस्ट में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। बहादुराबाद, चौरंगी और मशरिक सेंटर के अतराफ के इलाके भी इस फहरिस्त में मौजूद हैं जिन्हें बंद किया जाएगा। इसके अलावा गुलशन इकबाल में आबिद टाउन ब्लॉक 3, 4 और 6 और दीगर इलाके हैं जिन्हें बंद किया जाएगा। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसन, बताइएगा ये लॉकडाउन की तजवीज़ कब से दी गई है और कौन कौन से इलाके शामिल हैं इसमें? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जो है वो तजवीज़ पेश की गई थी डिप्टी कमिश्नर को कि 16 UC को जो है वो जिला वेस्ट की जो है वो सील किया जाए, जिसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने कमिश्नर कराची को लेटर लिखा है और सिफारिश की है कि 16 UC को जो है वो सील किया जाए। जिसमें अगर हम बात करें तो मेट्रोविल UC 4 जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा 156 केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए हैं और दूसरे नंबर पे UC 5 सईदाबाद के अंदर 134 कोरोना के एक्टिव केसेस इस टाइम मौजूद हैं, जिसके पेश नजर जो है वो कमिश्नर कराची को बाकायदा तौर पर लेटर लिख दिया गया है और इसका जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध की जानिब से अरसाल किया जाएगा। DHO वेस्ट की जानिब से आज सुबह जो है वो लेटर लिखा गया था DC वेस्ट को, जिस पर DC वेस्ट ने फौरी तौर पर जो है वो हिकमत अमली बनाई है और कमिश्नर कराची से जो है वो सिफारिश की है कि इन इलाकों में मजीद कोरोना वायरस फैलने का जो है वो खतरा है, तो फौरी तौर पर इस पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और रेंजर्स और पुलिस और महकमा दाखिला से भी सिफारिश की है कि इन तमाम तरह इलाकों के अंदर जो है वो लॉकडाउन को इम्पोज करवाया जाए ताकि मजीद इंसानी जानों का ठीक है। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और कोरोना के बढ़ते वार के बायस लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों की हतमी फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है। आज रात 12 बजे तमाम इलाकों को बंद कर दिया जाएगा। ये कौन कौन से इलाके हैं, जानते हैं उस्मान अलीम के रिपोर्ट में। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। आज रात 12 बजे कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाकों को मुकम्मल सील किया जाएगा। सील किए जाने वाले इलाकों में रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट, चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, किला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड शामिल है। करीम पार्क ब्लॉक नंबर 4, 3, 2, अमीन पार्क गली नंबर 1, ताजपुरा गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख गली नंबर 4, बारादरी रोड गली नंबर 2, गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग गली नंबर 4 सील की जाएगी। जौहर टाउन B ब्लॉक, F2 ब्लॉक, केनाल व्यू सोसाइटी B ब्लॉक, जौहर टाउन J2 ब्लॉक और J3 ब्लॉक, वोबरा टाउन F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, BCFIR2 B ब्लॉक, गुलबर्ग A3 ब्लॉक, गुलबर्ग B2 ब्लॉक, B3 और B1 ब्लॉक, सिराजपुरा, दारोगा वाला, बिलाल कॉलोनी, चल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला, बिस्मिल्ला हाउसिंग स्कीम, GT रोड, 1 मीनार वाली मस्जिद, मनामा, DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स, अस्करी 10 मुकम्मल, DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर्स, कैवलरी ग्राउंड, शेराज विलास, गुलिस्तान कॉलोनी गली नंबर 27, 26, 5, 8, 15, 13, 11, 9, गली नंबर 2 शाह आलम कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, नाजिमाबाद गली नंबर 1, E ब्लॉक ताजपुरा सील होगा। जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी हैं, जो कि पुलिस की मदद से इलाकों में लॉकडाउन यकीनी बनाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना पर अहम तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। माहिरीन ने कहा है कि डेक्सामेथासोन नामी दवा कोरोना के खिलाफ मौसर है। पाकिस्तान में दर्जनों कंपनीज इसे बना रही हैं और इसकी कीमत 300 रुपए के करीब है।
یہ دوا جوڑوں کے درد، الرجی اور دمہ کے لیے کافی عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طبی ٹرائل میں کرونا سے متاثرہ 2100 مریضوں کو یہ دوا دی گئی تو وینٹیلیٹر پر مریضوں میں شرح اموات میں 30% کمی دیکھی گئی، جبکہ وہ مریض جو آکسیجن پر تھے ان میں شرح اموات 50% تک گر گئی۔ ماہرین کے مطابق پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ دوا اتنی مؤثر ہے تو صرف برطانیہ میں 5000 زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے یہ اہم ترین رپورٹ جاری کی ہے جس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیکسا میتھاسون نامی دوا کرونا کے خلاف مؤثر ہے۔ پاکستان میں ایسی درجنوں کمپنیز موجود ہیں جو کہ یہ دوا بنا رہی ہیں اور اس کی قیمت تقریباً 300 روپے کے قریب ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اسلام آباد کے نجی تعلیمی اداروں میں 20% فیس معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث اسکول بند رہیں گے۔ اس دورانیہ میں 20% فیس نہیں لی جائے گی۔ اس فیصلے کا اطلاق اے اور او لیول کے آخری سال کے طلبہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اسلام آباد کے نجی تعلیمی اداروں میں 20% فیس معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث اسکول بند رہیں گے۔ اسی دورانیے میں 20% فیس نہیں لی جائے گی۔ اس فیصلے کا اطلاق اے اور او لیول کے آخری سال کے طلبہ پر نہیں ہوگا۔ اور برطانوی میڈیا نے لداخ میں بھارتی رسوائی کی ایک اور داستان بتا دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے بھارتی فوجی ذرائع کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں 13 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 32 بھارتی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے بعد واپس کر دیا گیا۔ بھارتی فوجی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ جھڑپ کے بعد سے 4 بھارتی فوجی تاحال لاپتہ ہیں۔ برطانوی میڈیا نے ایک اور داستان بتائی ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے بھارتی فوجی ذرائع کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں 13 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 32 بھارتی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے بعد واپس کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوجی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس جھڑپ کے بعد سے 4 بھارتی فوجی تاحال لاپتہ ہیں۔ اور بھارت نے لداخ میں فوجیوں کی دھلائی کا بدلہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے لینا شروع کر دیا۔ بھارت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے بکسر سیکٹر میں شہری علاقوں پر فائرنگ کی گئی جس سے ایک شہری بابر حسین زخمی ہو گیا ہے۔ بھارت نے لداخ میں فوجیوں کی دھلائی کا بدلہ پاکستان کے معصوم شہریوں سے لینا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے بکسر سیکٹر میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شہری بابر حسین زخمی ہو گیا ہے۔ عسکری قیادت نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز کا استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے ملکی قومی سلامتی کے لیے آئی ایس آئی کے اقدامات کو سراہا۔ عسکری قیادت نے آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ عسکری قیادت نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، جہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز کا استقبال کیا۔ بھارت نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اسلحہ بردار پولیس سمیت دیگر فورسز ہائی کمیشن نئی دلی کے باہر تعینات کر دیے۔ اسلام آباد میں ٹریفک حادثے کے بعد گرفتار دونوں بھارتی سفارتکار رہا ہو گئے۔ سفارتکاروں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
भारत की जानिब से सफारती अदाब की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक तरफ तो भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकारों को आए रोज हरासा किए जाने का सिलसिला, तो दूसरी जानिब अब नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर पुलिस और दीगर फोर्सेज की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर की सूरत हाल से वजारत हारजा को आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स को जख्मी करने वाले 2 भारतीय सफारती एहलकारों को सफारती इस्तिस्ना पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने भारतीय एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले नामालूम शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO सेक्रेटेरिएट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बेजा मुज़ाहमत और नुकसान पहुँचाने के दफात के तहत दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जैम में शहरी परेशानी से दो चार रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे हैं। इस दौरान VIP प्रोटोकॉल के तहत शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे दीगर सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची से खबर है, जहां लूट मार के दौरान फूड डिलीवरी बॉय के रोने पर डाकू ने लूटा सामान वापस कर दिया। एक डाकू ने डिलीवरी बॉय को गले लगाया, दूसरे ने हाथ मिलाया। डाकू के जाने के बाद भी लड़का रोता रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो गई है। ये कराची का वाक़या है, जहां लूट मार के दौरान फूड डिलीवरी बॉय के रोने पर डाकू ने उसे उसका सामान वापस लौटा दिया। एक डाकू ने डिलीवरी बॉय को गले लगाया, जबकि दूसरे ने जाते हुए हाथ भी मिलाया। डाकू के जाने के बाद भी ये लड़का रोता रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। ये कराची का वाक़या है, जहां फूड डिलीवरी बॉय को डाकू लूटने के लिए आए, लेकिन उसके रोने पर उसका सामान वापस कर दिया। रावलपिंडी के इलाके कुलियाम रोड पर घी के गोदाम में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रवात का इलाका है कल्याम शरीफ, जहां पर घी के गोदाम में आग लगी है और 1:30 बजे इब्तदाई मालूमात के मुताबिक, रेस्क्यू के मुताबिक 1:30 बजे यहां पर शॉर्ट इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगी थी और ये 25 कनाल पर मुश्तमिल ये घी का गोदाम है। मेरे कैमरामैन इमरान नसीम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 7.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि इमदादी इदारे जो हैं वो आग पर काबू पाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। 16 फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद हैं, 2 एम्बुलेंसेज और 2 स्पेशल व्हीकल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आग को मुख्तलिफ एंगल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री, ये गोदाम का जो बेशतर हिस्सा है वो मसमार होना शुरू हो चुका है और जो छत है वो ज़मीन बोस होना शुरू हो चुके हैं। और हर तरफ आप देख सकते हैं इस गोदाम में हर तरफ जो है वो आग ने इस बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले रखा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हवा भी चल रही है और हवा की शिद्दत की वजह से भी आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और रेस्क्यू की टीमों का इस हवाले से कहना है कि वो आग पर काबू पाने के लिए पुरुमीद हैं और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, इमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी हैं। जी, RYK मिल्स ने एहसन इकदाम उठा लिया। चीनी 70 रुपये फ़ी किलो बेचना शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के फ़ौरन बाद RYK मिल्स ने 70 रुपये किलो चीनी बेचने के लिए स्टॉल्स लगा दिए। RYK मिल्स ने घरेलू सार्फिन को सस्ती चीनी फराहमी के लिए रहीम यार खान में अपनी मिल्स के बाहर और मुख्तलिफ सर्कल्स में स्टॉल्स लगा दिए हैं। इन इलाकों में रुकनपुर, लियाकतपुर, जिनपुर, तरिंदा, मोहम्मद पना और खान बेला शामिल हैं। मुख्तलिफ बाजारों में मोबाइल फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम कर दी गई हैं। RYK मिल्स की जानिब से 70 रुपये फ़ी किलो में चीनी फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज़ ईसा केस में समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रेफरेंस में कई खामियां हैं, बदनीयती साबित होने पर केस खारिज भी हो सकता है। अदालत ने फ़रोग नसीम को हिदायत की कि वो FPR के मामले पर सदर वज़ीर आज़म से मुशावरत कर लें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस की समाअत की। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस के एहतसाब से मुत्तफिक हैं। दरख्वास्त गुजार ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्जाम लगाया है। बेंच के सरबराह ने कहा कि अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। लंदन की जायदादों की मलकियत तस्लीम शुदा है। मुकदमे में सवाल जायदाद की खरीदारी का है और दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार किया है।
درخواست گزار چاہتا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جسٹس فیصل ارب نے ریمارکس دیے کہ کسی جج کے خلاف کونسل کے سوا کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ فروغ نسیم صاحب FBR میں کارروائی کے معاملے پر سوچ لیں۔ جسٹس عمر عطا نے استفسار کیا کہ اسٹیٹ ریکوری یونٹ کیا ہے، معلومات کیسے حاصل کی گئی۔ آپ پہلے FBR کے معاملات پر ہدایات وزیر اعظم یا صدر سے لے لیں، صدر مملکت کے پاس بھی انکوائری کا اختیار نہیں ہے۔ حکومتی وکیل فروغ نسیم نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل 25 کے تحت کونسل کے پوچھنے پر جج کو اہلیہ کی جائیداد کا بتانا ضروری ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے فروغ نسیم کو کہا کہ آپ کے پاس دلائل کے لیے باقی 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ جمعرات کو آپ کے ساتھی وکلا کو سنیں گے۔ عدالت نے سماعت 17 جون تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت کے قرضے 343 خرب 14 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک سال کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں میں 22.2% کا اضافہ ہوا۔ 12 ماہ میں قرضوں کے بوجھ میں 62 خرب 35 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک سال میں حکومت نے ملکی ذرائع سے 45 خرب 73 ارب روپے کے نئے قرضے لیے۔ ملکی قرضوں کا حجم 231 خرب 2 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ بیرونی قرضوں کا حجم 16 خرب 62 ارب روپے کے اضافے سے 112 خرب 12 ارب روپے ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے قرضے 343 خرب 14 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں میں 22.2% کا اضافہ ہوا، جبکہ 12 ماہ میں قرضوں کے بوجھ میں 62 خرب 35 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔